ये रेशमी जुल्फें, ये काली घटाएं, ऐसे ही न जाने कितने अलंकार हैं जो महिलाओं के बालों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बालों का एक महिला की खूबसूरती में कितना बड़ा रोल होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी फिल्मों में भी अधिकतर गाने महिलाओं के बालों पर ही बेस्ड हैं। लेकिन लंबे बाल, जो कि हर महिला का सपना है, उसे पाना और उन्हें मैनेज करना आजकल के टाइम में बेहद मुश्किल है ना दोस्तों। मैं हूं शिवांगी परमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आरोग्य। आरोग्य में आज जिस विषय पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं वो विषय है डैंड्रफ, जो कि आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या बन चुकी है। डैंड्रफ की वजह क्या है, इससे कैसे निजात पाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जब आपने पार्टी में जाने के लिए अपनी पसंदीदा ब्लैक या डार्क ब्लू शर्ट पहनी हो, लेकिन थोड़ी ही देर में आपके कंधे पर सफेद रंग की पपड़ी नुमा जैसी कोई चीज गिर जाती है। आप बार बार उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से आ जाती है। असल में ये हमारी डेड स्किन होती है। सिर में होने वाली इसी प्रॉब्लम को रूसी या डैंड्रफ कहा जाता है। भारत में बड़ी संख्या में लोग रूसी या डैंड्रफ से परेशान हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस वक्त डैंड्रफ से परेशान लोगों की संख्या 19 करोड़ से ज्यादा है। डैंड्रफ किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डैंड्रफ के इलाज के लिए अक्सर लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू के इस्तेमाल की सलाह देते हैं, लेकिन कई बार ये शैम्पू ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इस परेशानी से कैसे निजात पाई जाए? सर्दियों में बालों का गिरना और उनमें डैंड्रफ होना ये बहुत ही कॉमन समस्या है, क्योंकि सर्दियों में आपका स्कैल्प भी रूखा हो जाता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ की इस परेशानी पैदा हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ये परेशानी कब गंभीर हो सकती है, आज इन्हीं तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि सीनियर रेजिडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपके मन में डैंड्रफ या इससे संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल है, तो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर आपके सामने आ रहा है, आप ये नंबर अभी से डायल करना शुरू कर दें। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान डॉक्टर प्रदीप करेंगे। डॉक्टर प्रदीप, सर्दियों में डैंड्रफ बहुत ही कॉमन हो जाता है और कई बार ये इतना कॉमन हो जाता है कि लोग इसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं, घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं और इसके साथ ही साथ और भी कई सारी प्रॉब्लम सामने आ जाती हैं। तो सब शुरुआत से ही शुरू करेंगे कि डैंड्रफ के पीछे की सबसे बड़ी वजह आखिर है क्या? जी, सबसे पहले कि मैं डैंड्रफ के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जनरली स्कैल्प यानी सर को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें वाइट फ्लेक्स होते हैं जो पूरे बालों पे रहते हैं। कई बार ये बाल पे ना रह के फेस या फिर बॉडीज़ में भी आ जाते हैं, जिसको अलग एक नाम बोलते हैं, जिसको सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। और जहाँ तक इसकी समस्या विंटर के समय बढ़ जाती है, इसमें क्या होती है कि यूजुअली ड्राई और कोल्ड वेदर में ये बहुत कॉमनली मिलती हैं। और इसमें है कि बाल की में जो ऑयल्स होते हैं, जो हेयर ऑयल से स्कैल्प में होते हैं, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, वो कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़, ये सब कोई को नहीं होती, जिसके जेनेटिक मेकअप होते हैं उसमें ये ज़्यादातर पाई जाती है। तीसरी कारण इसमें यह है कि जो नॉर्मल स्किन होते हैं उसमें एक ईस्ट होती है, एक तरह की फंजाई होती है, जिनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये तीनों मुख्य कारण हैं डैंड्रफ होने की। आपने सीबोरिक डर्मेटाइटिस का जिक्र किया, इसमें और डैंड्रफ में क्या फ़र्क है? जी, डैंड्रफ एक माइल्ड फॉर्म है सीबोरिक डर्मेटाइटिस की। इसमें जो मेन डिफरेंस है, डैंड्रफ जो होती है सिर्फ स्कैल्प यानी हेड में ही होती है, जहाँ तक सीबोरिक डर्मेटाइटिस की बात है ये फेस में हो सकती हैं, ट्रंक इन्वॉल्व हो सकते हैं और अदर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें कि बॉडी में अधिकतर जो उसमें मिलती हैं लाल रंग के स्केली लीजन्स मिलते हैं, इरिथमेटस स्केली लीजन्स मिलते हैं, जो कि आईब्रोज इन्वॉल्व हो सकते हैं, नोज़ इन्वॉल्व हो सकते हैं, ईयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सब एरिया इन्वॉल्व अगर होते हैं तो इसको हम लोग सीबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं आम इंसान की डैंड्रफ है? या एक सिंपल तरीका है पहचान करने की, अगर आपके सिर्फ बाल इन्वॉल्व है तो सिंपल डैंड्रफ है,
उसके अलावा और भी कोई बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। ओके, तो सेबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब सिर्फ बालों से संबंधित नहीं है, किसी भी बॉडी पार्ट में जी बिल्कुल। आपके साथ ये समस्या आ सकती है। इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? जैसा मैंने अभी बताया कि ये जेनेटिक मेकअप हो सकते हैं या फिर ऑयल के ओवर प्रोडक्शंस हो सकते जी। हैं। तीसरा चीज़ जो अंदर में ईस्ट होते हैं वो नॉर्मल स्किन में होते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन अगर उसकी मात्रा बढ़ जाए, उनके नंबर्स बढ़ जाए तो ये बहुत कॉमनली हो सकता अच्छा, है। एक बहुत कॉमन मिथ है सर कि जो डैंड्रफ है, जिससे कि अक्सर लोग जब उनके सिर में, जब बालों में तेल की कमी होने लगती है तो कहते हैं कि बॉडी अपने आप ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है और उसके बाद ही डैंड्रफ की परेशानी सामने आती है। ऐसे में लोग दही लगाते हैं या शहद लगा रहे हैं, केला लगा रहे हैं, क्या इन सब से कंट्रोल किया जा सकता है? एक्चुअली ये सबसे टेम्प्रोरी रिलीफ मिलती है। बेसिकली अगर आप ये सब अप्लाई करते हो तो वहाँ की जो लोकल ऑयल जो पहले से वहाँ पर जमी हुई है उसको आप हटा देते हो तो इनिशियली आपको लगता है कि ये ठीक हो गई, इम्प्रूवमेंट हो गई, लेकिन सब्सिक्वेंटली आगे फिर आप देखोगे जैसे डिजीज़ की कोर्स बढ़ते जाती है उस समय ये वापस से आने लगते हैं। तो वो हमें देखनी है कि इसकी क्या कारण है, कि क्यों इनको वापस हो रहे हैं, तो वो जो रूट काउज है उसे ट्रीट करनी चाहिए। ओके जी। तो ये हम कैसे पहचाने कि अब सिचुएशन इतनी गंभीर है कि हमें डॉक्टर से ही जाके मिलना है? बिल्कुल, ये जो डैंड्रफ होती हैं जनरली सिम्टम्स इसमें नहीं होते, ये सिम्टोमेटिक होती है। कई लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती। जब इसमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा अगर स्केल्स होने लगे, बहुत लोग इसमें एसोसिएटेड हेयर फॉल्स की भी कंप्लेन करते हैं। कई बार जो अगर वो स्किन में आ गए तो स्किन में फिर लाल रंग के दाने बन जाते हैं बहुत सारे, जो कई बार उसमें खुजली होती है, इचिंग होती है। तो ये सब अगर सिम्टम्स आए तो फिर बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद अपना ट्रीटमेंट दें। ओके डॉक्टर प्रदीप, आपने बताया सेबोरिक डर्मेटाइटिस में बाल की झड़ने की समस्या बहुत आम हो जाती है, पैचेस जाने लगते हैं बालों के। क्या गंजापन आगे चल के इसका सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जहाँ तक डैंड्रफ की बात है, जो डैंड्रफ है वो पर से खुद हेयर फॉल्स नहीं कराते हैं। इसमें क्या होती है कि लोग जो कॉम्बिंग करते हैं, जो कंघी करते हैं, वो काफ़ी पतली कंघी से अगर आप ब्रशिंग करें तो होती क्या है कि हेयर्स जो है वो रूट से निकल जाती है। वो एक्चुअली माइक्रो ट्रॉमा प्रोड्यूस करती है। कई बार लोग गीली बाल या शैम्पू करने के बाद लोग तुरंत कॉम्बिंग करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमास बनते हैं जब वो कॉम्बिंग करते हो तो उसके वजह से वो बाल जड़ से निकल के और वो बाल ज़्यादा उनको लगने लगती है कि ज़्यादा मेरी हेयर फॉल हो रही है। तो जो हेयर फॉल है बेसिकली वो डैंड्रफ की वजह से नहीं होती है, जो आप ट्रॉमा देते हो उसके वजह से ज़्यादा होती है। अच्छा, तो हेयर फॉल और ट्रॉमा बड़ा रीज़न है। जी जी। लाइफस्टाइल कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे बालों के साथ, जो आजकल जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उसमें? जो लाइफस्टाइल में यूजुअली जो लोग देखते हैं डैंड्रफ के साथ, जो कपड़े वगैरह पहनते हैं, बहुत लोग को कपड़े में वो डैंड्रफ दिखती है, सर पे कम दिखती है। तो ये सब के वजह से उनकी जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ी सी लो हो जाती है। दूसरा चीज़, जिनको सिम्टम्स है, किसी को इचिंग करनी पड़ी तो पब्लिक एरिया में उन्हें करने में थोड़ी सी झिझक महसूस होती है। तो वो सब कंडीशंस में उन लोगों को जितनी पहले हो सके उतनी पहले उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि ये सब चीज़ को अवॉइड कर सके। डॉक्टर प्रदीप, हमने डैंड्रफ पे बात की, डैंड्रफ के आपने इतने सारे कॉजेज बताए, मेडिकल कॉजेज जो भी होते हैं, लेकिन डाइट का क्या रोल होता है हमारे बालों के हेल्दी होने में, अनहेल्दी होने में? डाइट्स जो है यूजुअली जो हेयर फॉल्स और ये सब जो रीज़न हम लोग देखते हैं, एक न्यूट्रिशंस की कमी होती है बॉडी में। कई बार लोगों की हेमोग्लोबिन लो होती है या कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की कमी होती है, कुछ मिनरल्स की कमी होती है, इसके वजह से हेयर फॉल्स होते हैं। तो जिन लोगों को ये समस्या है और ये समस्या से बचना चाहते हैं उनको एक हेल्दी डाइट्स लेनी चाहिए, मल्टीविटामिन्स ये सब खानी चाहिए। बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें नेचुरली इन सब इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो वो सब खाने से काफ़ी हेल्प होती है। क्या डैंड्रफ और सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो कि इसकी एडवांस स्टेज है, क्या ये क्यूरेबल है और इसके ट्रीटमेंट में कितना वक्त लगता है? इसकी जो ट्रीटमेंट होती है, जो डैंड्रफ होते हैं, डैंड्रफ में यूजुअली हम लोग शैम्पूज प्रिस्क्राइब करते हैं जो कई तरह के होते हैं। टार बेस्ड हो सकते हैं, एंटी फंगल हो सकते हैं, और भी बहुत तरह के शैम्पूज़ हैं, उसको यूज़ करनी चाहिए। यूजुअली जो प्रिस्क्राइब करते हैं ट्वाइस ए वीक, हफ्ते में 2 बार करनी होती है उसमें।
और जहाँ तक सीबोरिक डर्मेटाइटिस की बात है, उसमें कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस होते हैं, एंटी फंगल्स टॉपिकल मेडिकेशंस उनको दे सकते हैं, या टॉपिकल माइल्ड स्टेरॉइड्स वगैरह के एप्लीकेशंस दे सकते हैं, तो उससे काफ़ी उसमें रिलीफ आते हैं। कितना टाइम लगता है लेकिन इसका ट्रीटमेंट में? जी, इसकी जो ट्रीटमेंट जो टाइम लगती है वो 4 to 6 वीक लगती हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये इनिशियली ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी अच्छी रिजॉल्व हो जाती है, बट रिकरेंस बहुत कॉमन होती है। आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद आप वापस देखोगे कि वापस हो जाती है उनको, तो उस समय वापस फिर से ट्रीटमेंट लेनी होती है, क्योंकि किसी लोग की जेनेटिक मेकअप ऐसी होती है, हेयर प्रोडक्शंस को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं जिसके वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है रिकरेंस। डैंड्रफ आज के टाइम में बहुत कॉमन है और इसी की एडवांस स्टेज है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। इसके पीछे के क्या कारण है? सीबोरिक डर्मेटाइटिस जो होते हैं एक तरह के इन्फ्लामेशंस होते हैं जो स्कैल्प से होके आपके और बॉडी पार्ट्स में हो जाते हैं। इसमें जो होती है इनिशियली अगर आप क्योर या ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो क्या होती है कि ये धीरे धीरे एडवांस्ड होने लगती है, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होते हैं एंड फिर वो सब्सिक्वेंटली हो जाती है। जहाँ तक इसकी एग्जैक्ट काउज की या पैथोजेनेसिस की बात है वो अभी तक अननोन है। ओके। और इतने लोगों में कॉमन समस्या देखने को जो मिलती है, इसके पीछे हम एनवायरनमेंट को कहें कि वो फैक्टर है रिस्पॉन्सिबल, या लोगों की डाइट रिस्पॉन्सिबल है, या स्ट्रेस, ऐसे क्या कारण है कि डैंड्रफ आज के टाइम पर इतना कॉमन हो चुका है? जी, जो डैंड्रफ जो है वो जो 50% पॉपुलेशंस में देखी गई है, इसका जो मुख्य कारण है जैसा मैंने आपको बताया एक जेनेटिक मेकअप हो सकती है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम आपकी जो लाइफस्टाइल जो हैबिट्स है उस पर डिपेंड करते हैं। बहुत लोग की हैबिट होती है कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगाना, एक्सेस ऑयल लगाने से ये चीज़ें बढ़ जाती है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी बढ़ जाएगी एज वेल एज डैंड्रफ भी बढ़ जाती है। तो वो चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए, रेगुलर शैम्पू करनी चाहिए, नॉर्मल शैम्पू भी आप कर सकते हो टू मेंटेन द हाइजीन। और ये सब के अलावा अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर से फिर सजेशंस लेनी चाहिए अकॉर्डिंग। अच्छा डॉक्टर, आपने शैम्पू का जिक्र किया क्योंकि आजकल बहुत सारे शैम्पू में पैराबीन होता है। किस तरह का शैम्पू हम यूज़ कर सकते हैं जिसके कोई हार्मफुल रिजल्ट ना है? शैम्पूज में जो होते हैं कुछ में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो वो सब जनरली अवॉइड करनी चाहिए। जो शैम्पू आप स्टार्टिंग से यूज़ करते हैं, जो आपको लग रही है कि ये मेरे लिए सबसे सूटेबल है, मेरे को ज़्यादा हार्म नहीं कर रही है, मेरे हेयर्स भी काफ़ी मुलायम हैं, अच्छे रहते हैं, तो उसी को यूज़ करनी चाहिए उस पर। ओके। हमें जनरली चेंज से बचना चाहिए बालों को लेकर भी। क्या सेबोरिक डर्मेटाइटिस या डैंड्रफ ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में अगर ट्रीट नहीं करवाया तो बहुत ही सीरियस कोई हेयर प्रॉब्लम या हेयर कैंसर वगैरह ऐसी कोई परेशानी सामने आ सकती है? जो कैंसर्स होती हैं वो तो यूजुअली इसके वजह से नहीं आती, बट प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर सीबोरिक डर्मेटाइटिस को आप ट्रीट नहीं करें तो कई बार ये स्प्रेड होकर मोर देन 90% बॉडी सरफेस एरिया को इन्वॉल्व कर सकती है। उस तरह के केसेस में फिर हम लोग को ओरल मेडिकेशंस देके उन्हें ठीक करनी पड़ती है। तो एडवांस स्टार्टिंग की स्टेजेस में ही, अर्ली स्टेजेस में ही क्या ट्रीटमेंट रहता है? अर्ली स्टेजेस में जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम लोग शैम्पूज़ देते हैं, एंटी फंगल शैम्पूज़, और जो टार बेस्ड शैम्पूज़ होती हैं और भी अदर शैम्पूज़ वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर उससे रिजॉल्व नहीं होती है तो कुछ टॉपिकल मेडिकेशंस या टॉपिकल क्रीम्स, ऑइंटमेंट ये सब प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसके अलावा जनरल प्रिकॉशन जो जैसा मैंने आपको बताया कि हेयर ऑयल एप्लीकेशंस नहीं करने या फिर वेट हेयर में कॉम्बिंग वगैरह नहीं करने, उसके वजह से हेयर फॉल्स वगैरह होंगे, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर, हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स हैं, वो भी लगातार जुड़ना चाह रहे हैं हमसे क्योंकि उनके मन में भी बहुत सारे सवाल हैं डैंड्रफ और हेयर फॉल को लेकर। तो उनके एक बार उनके सवाल सुन लेते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं श्वेता बात कर रही हूँ जलंधर से। मेरा ये सवाल है कि डैंड्रफ और हेयर फॉल क्या आपस में कनेक्टेड है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो डैंड्रफ होते हैं वो खुद हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। उसके वजह से लोग जनरली जो कॉम्बिंग करते हैं थोड़ा ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करते हैं, उसके वजह से हेयर ट्रॉमा होते हैं, हेयर रूट से निकल जाते हैं, उसके वजह से हेयर फॉल होते हैं। ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग इसमें आपको जनरली ये सब चीज़ अवॉइड करनी है जो इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं। उसके अलावा आपको शैम्पू ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करनी है, हफ्ते में 2 बार करें, और हेयर ऑयल ना लगाएं। और अगर ज़्यादा बढ़े तो फिर आप डॉक्टर्स को सजेशंस ले सकते हैं डॉक्टर से कि क्या इसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो उम्मीद है श्वेता को अपना जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर का सवाल जान लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो मैम,
मैं संदीप बात कर रहा हूँ लखनऊ से। मेरा ये सवाल है कि बालों में कलर करवाना, स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग करवाने पर अगर हेयर फॉल ज़्यादा होने लगे तो क्या ये नेचुरल है या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? जी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो डाइज होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक सेमी परमानेंट होते हैं, एक परमानेंट होते हैं। दोनों में हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, इसके वजह से जो हेयर की जो फ्रिजिबिलिटी होती है, हेयर वीक हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें आप जो ड्रायर यूज़ करते हो, अगर किसी की वेट हेयर है, आप बाहर शैम्पू करके निकले हो और वेट हेयर है, उसमें अगर आप ड्रायर यूज़ करोगे तो हेयर्स की जो सॉफ्ट होते हैं उसमें बबल्स बन जाते हैं, थोड़ा एयर ट्रैप हो जाते हैं, उसके वजह से जो हेयर सॉफ्ट है वो वीक हो जाते हैं। अब उसमें अगर आप कॉम्बिंग करोगे तो वो हेयर उसी जगह से ब्रेक हो जाती है, इसीलिए बहुत सारे आपको हेयर फॉल बढ़ जाते हैं इस तरह के कंडीशंस में। एक और बालों के साथ एक और जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है वो होती है हेयर फॉल। और क्योंकि हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो लड़कों में और लड़कियों में चाहे जिसमें भी हो, उनको दोनों को ही टेंशन देता है। तो इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आजकल बढ़ता बालों का जो झड़ना बढ़ता जा रहा है उसके पीछे क्या कारण है, कितने प्रकार के हैं और किस स्थिति में हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए? जी, जो हेयर फॉल्स होते हैं ये नॉर्मली 50 to 100 हेयर्स पर डे झड़ना ये नॉर्मल होते हैं। और हेयर फॉल्स जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं बेसिकली। एक डिफ्यूज़ जो पूरे जितने भी सारे वहाँ से हर एक छोटे छोटे पार्ट से हेयर फॉल हो सकते हैं, या फिर चिकत्तेदार छोटे छोटे चिकत्ते जैसे हेयर फॉल्स हो सकते हैं। तो फिर दोनों की अलग अलग कारण होती हैं। जो चिकत्ते जो बाल झड़ते हैं उसमें जनरली ऑटो इम्यून कारण हो सकते हैं, या फिर किसी तरह का फंगल इन्फेक्शंस हो सकता है, और अदर्स वेरियस काउजेज़ हो सकते हैं। जहाँ तक जो डिफ्यूज़ हेयर फॉल होते हैं उसके फिर अलग प्रकार होते हैं, जिसमें पैटर्न हेयर लॉस होते हैं, जैसे मेल पैटर्न हेयर लॉस होते हैं, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होते हैं। मेल पैटर्न में क्या होते हैं कि आगे के जो फ्रंट लाइन हेयर जो होते हैं वो पीछे चले जाते हैं, और फीमेल पैटर्न में जो बीच में पार्टिंग्स होती है वो थोड़ी सी सेपरेट हो जाती है। और इसके अलावा कुछ टेलोजन इफ्लूवियम एक अलग तरह की हेयर फॉल्स होती है, उसके अलग अलग बहुत लंबे समय की कोई बीमारी हो या कोई नया ड्रग्स ले रहे हो उसके वजह से भी हेयर फॉल्स हो सकते हैं। तो किन सिचुएशन पे हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है? जी, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए आपको तभी ज़रूरत पड़ेगी जब आपके हेयर फॉल्स नॉर्मल से ज़्यादा हो। अगर 100 हेयर्स पर डे से ज़्यादा अगर हेयर फॉल्स हो रहे हैं तब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। या फिर जो चिकत्ते वाले जो हेयर लॉस होते हैं इसमें तो डेफिनेटली डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, बच्चों में भी देखी गई है, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जहाँ तक डिफ्यूज़ हेयर फॉल्स की बात है उसके लिए भी आपको डॉक्टर्स की सजेशंस लेनी चाहिए। उसमें वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि ये टेम्प्रोरी काउज़ है कि परमानेंट काउज़ है। अगर टेम्प्रोरी काउज़ है तो उसकी ट्रीटमेंट पूरी रिवर्स हो सकती है, लेकिन अगर परमानेंट काउज़ है तो फिर उसकी कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है जिसके वजह से वो दोबारा बाल उसमें आ सकते हैं। जी, तो यानी कि संभावना है कि जितने भी आपके बाल गए हैं या प्रॉब्लम चाहे कोई भी हो उसका समाधान मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे विशेषज्ञ से मिलना पड़ेगा। डॉक्टर, हमारे सेगमेंट में हम हमेशा हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आते हैं, तो इस बार आपसे हेयर केयर टिप्स जानना चाहेंगे जो कि आजकल के लाइफस्टाइल के साथ मैच कर पाए और सभी को अच्छे काले घने लंबे बाल मिल पाए। जी बिल्कुल। जो बाल को अच्छी मेंटेन करने के लिए हम लोग चूँकि एशियन ग्रुप से बिलोंग करते हैं और पूरे वर्ल्ड में जो एशियन पॉपुलेशंस होती है इसके सबसे बेस्ट हेयर होते हैं, और उसे मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आपको हेयर की हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेंटेन रखनी है, जिसके लिए आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप शैम्पू करें, जो नॉर्मल शैम्पू जो आपको सबसे सूटेबल हो। दूसरा चीज़, हेयर ऑयल एप्लीकेशंस अवॉइड करनी है। अगर आपको लगाना भी है हेयर ऑयल तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, उससे भी लगाए तो 20 to 30 मिनट्स, उसके बाद आप उसको वॉश कर सकते हो। और अच्छी डाइट लेनी चाहिए जिसमें जो विटामिन्स मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा रहे, उस तरह की डाइट्स। कई बार एंटीऑक्सीडेंट्स ये फ्रूट्स में रहता है, सिट्रस फ्रूट्स लाइक आंवला हो गई या नींबू हो गई, ये सब लेनी चाहिए। उसके अलावा स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, एक हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए सो दैट कि बॉडी अच्छी फिट रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। तो वो सब सारे आपको इम्पैक्ट करेंगे अल्टीमेटली आपके हेयर्स पे, गुड लुकिंग हेयर्स पे। जी, उसके अलावा मार्केट में जो इतने सारे ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, जो इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका क्या नुकसान है या उनके क्या फ़ायदे रहते हैं?
जी, इसमें जो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं वो हेयर्स को डैमेज कर सकते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। और कुछ कुछ कलरिंग एजेंट्स रहते हैं, बहुत सारे मार्केट्स में अवेलेबल हैं, तो वो चीज़ जनरली अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि जो हेयर्स में दो चीज़, एक हेयर फॉल होते हैं, बहुत लोगों को वाइट कलर के हेयर्स भी आ जाते हैं, जी। वो सब जनरली विटामिन या मिनरल्स या कुछ पर्टिकुलर विटामिन की डिफिशियंसी से होती है। तो वो चीज़ के लिए आप डॉक्टर से जाएं, वो आपको बता पाएंगे कि किस विटामिन किस चीज़ से डिफिशियंसी है, फिर उस चीज़ के सप्लीमेंट्स देंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। तो जो हार्मफुल जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, सब चीज़ को अवॉइड करनी चाहिए। आप जो नेचुरली यूज़ करते हो उसी चीज़ को कंटिन्यू करनी चाहिए। यानी कि आप कहना चाहते हैं गो नेचुरल, और जितना हो सके हम उतनी अच्छी डाइट लें, और इसके साथ ही साथ जो बाहर के केमिकल्स हैं उनसे बिल्कुल दूर रहें। इसी तरह से हम अपने बालों को बचाए रख सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और उम्मीद है कि जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं उन सभी को आज बालों के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी कि किस तरह से वो डैंड्रफ, हेयर फॉल या ऐसी ही प्रकार की और भी जो बालों से संबंधित बीमारियां हैं उनसे कैसे निजात पा सकते हैं। और जो भी हमने आपको ट्रीटमेंट बताए, जो भी हमने टिप्स आपको दिए, आप उनको फॉलो करते रहें ताकि किसी भी समस्या का आपको भविष्य में भी सामना ना करना पड़े। कार्यक्रम में अब फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, मगर इस वादे के साथ कि अगले एपिसोड में ऐसे ही आपसे किसी और विशेषज्ञ के साथ फिर से मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आंवला प्रकृति की ओर से हमें दिया गया एक तोहफा है जो बहुत गुणकारी है। आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी होता है। इसे खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, बालों का झड़ना बंद होता है। आयुर्वेद की दुनिया में आंवला की एक खास जगह है जिसे बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये उन्हें मजबूत, घना, काला व चमकदार बनाता है। यही वजह है कि आंवला बहुत से शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट में यूज होता है। आंवला आंख की रोशनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरी करता है। आंवला एक ऐसा फल है जिसमें पानी की मात्रा भी होती है। इसका मतलब इसे खाने से यूरिन में होने वाली परेशानियां दूर होती हैं। बाकी फलों की तरह आंवला भी फाइबर से भरपूर है। आंवला खाने से गैस, कब्ज, डायरिया और दस्त की परेशानी दूर होती है। दिल की मसल की रक्षा आंवला करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में सही ढंग से होता है। अगर आप भी रखना चाहते हैं अपने बालों का खास ख्याल, तो शामिल कीजिए आंवला को अपनी लाइफ में।